का हार्दिक स्वागत है। आज जिन 3 खबरों पर हमारी नजर रहेगी उसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे किस तरह से रहेंगी। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए आपको बताएंगे भाजपा से जुड़ी हुई है, जहां कर्नाटक में श्री राम सेना के चीफ ने बीजेपी नेताओं को खुली चुनौती दी है। तो दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को एकजुट होने की नसीहत दे डाली है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है, जहां झंडे को लेकर झड़प हो गई। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा नेताओं को किस तरह से खुली चुनौती जो है वो दी जा रही है। सबसे पहले कर्नाटक की अगर बात करें तो श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। कारवार में प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर वो डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेताओं को चप्पलों से पीटे। मुतालिक ये भी कह रहे हैं कि 23 जनवरी को घोषणा की गई थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने कहा कि इस बार बिना मोदी का नाम लिए वोट मांगे। पैम्पलेट और बैनर पर मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से ये कहें कि आपने विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है। अपनी छाती पीट पीट कर शान से वोट मांगने की कोशिश कीजिए कि आपने इतना काम किया है। तो बता दें, कर्नाटक में श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जिस तरह से बीजेपी वोट मांग रही है उस पर वो आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कारवार में प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेताओं को चप्पलों से पीटे। इस तरह का बयान जो है वो अनर्गल बातें वो करते हुए नजर आए हैं। ये कह रहे हैं कि मुतालिक ने 23 जनवरी को घोषणा की थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक और भी कुछ कहते हुए नजर आए हैं कि ये बेकार लोग पीएम मोदी का नाम लेते हैं लेकिन वो कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे। हिंदू सेना प्रमुख ने कथित तौर पर बीजेपी नेताओं को मोदी के नाम और तस्वीर का उपयोग किए बिना ही ये कहा है कि मतदाताओं को आप लुभाएं, डोर टू डोर पहुंचें। इस बार बिना मोदी का नाम लिए आप लोग वोट मांगे। पैम्पलेट और बैनर का भी उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से आप ये कहें कि आपने विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है और आपने शान से काम किया। ये सब बताने की जो कोशिश है वो कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए वो नजर आए हैं। तो कर्नाटक में जिस तरह से सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए बीजेपी नेताओं को निशाना साधते हुए नजर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब आप लोग जब भी इलेक्शन के लिए जाएं, कैंपेन करने के लिए जाएं, वोट मांगने के लिए जाएं, तो इस तरह से आप नाम ना लें। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से कर्नाटक में श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ये कहते हुए नजर आए, अब आपसे समझना चाहेंगे कि हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई पार्टी है, प्रमुख चेहरा हो, लीडर हो, उसका जिक्र तो जरूर होता है किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन इस तरह से मकसद क्या था, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं प्रमोद मुतालिक? क्या कहेंगे प्रेम कुमार जी? कर्नाटक पिछले कुछ समय से लगातार हेट स्पीच के लिए जाना जा रहा है और हेट स्पीच जो देने में कंपटीशन है, इसमें बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल रहे हैं। और अब ये देखने को मिल रहा है कि खुद अपने ही लोग अपने ही लोगों के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं। अब राम सेना से ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती थी कि वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ में बोले। तो ये एक माहौल है, हो सकता है ये अंदरूनी सियासत हो, नाम चमकाने की कोशिश हो या चाहे जो भी कारण हो, लेकिन हेट स्पीच को जिस तरह से संरक्षण मिला है, नेताओं की मौन सहमति मिली है, उसका खंडन नहीं हुआ, हेट स्पीच बोलने वाले पार्टी से निकाले नहीं गए, इन सब कारणों से एक ऐसी स्थिति बनी है कि अब खुद बीजेपी के नेताओं को अपने ही लोगों से ऐसे शब्द सुनने को पड़ रहे हैं जो वाकई निंदनीय हैं। प्रेम कुमार जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अभी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो भी कहते हुए नजर आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो काफी लोकप्रिय नेता है। हमने देखा कि किस तरह से विदेशों में भी कई बार प्रधानमंत्री की जो प्रशंसा है वो खास तौर से हो रही है, किस तरह से इसको लेते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता हमारे देश के
प्रधानमंत्री की ये प्रशंसा करें तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात होती है। पर देखा ये जाता है कि औपचारिक प्रशंसाओं में भी हम डूबे रहते हैं। अब इटली के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो ये एक ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक डिस्कोर्स में हम इसको मुद्दा बनाएं। वो होना चाहिए। हमारे भी प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं या दूसरे नेताओं की तारीफ करते हैं, जाके अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का डंका पीट आते हैं, तो क्या इसको क्या माना जाए? तो ये पब्लिक डिस्कोर्स में उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा पेश किया जाता है। बिल्कुल, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हर एक पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस की ही बात करें, तो 1998 में जब सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की कमान उन्होंने संभाली, तब देखा था कि पार्टी बहुत कमजोर थी, लेकिन धीरे धीरे पार्टी जो है वो थोड़ी मजबूत होती गई। अभी हाल की अगर हम बात ना करें तो हर एक पार्टी का अपना एक चेहरा होता है, अपना एक लीडर होता है, एक व्यक्तित्व होता है, उसके हिसाब से ही व्यक्ति जो है वो वोट मांगने के अधीन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रमोद मुतालिक क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? और वो तो सारा जो काम है वो तो जनता तय करेगी ही। वोट जब लगाती है जनता तो वो तय करती है, उनके कामों के आधार पर ही वोट देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी के बयानों पर गौर करें, चुनाव जीतने के बाद भी, उससे पहले भी, तो उन्होंने बीजेपी का नाम लेने से परहेज किया है। वो कमल के नाम पर वोट मांगते हैं या मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। इसका मतलब है कि पार्टी से भी बड़ा कद उनका है, ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे समय में अगर कोई सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करता है तो ये एक तरह से बड़ी चुनौती है, वो भी राम सेना जैसे हिंदूवादी संगठन की ओर से। तो ये बीजेपी के नेताओं के लिए चिंता का विषय है। प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और चूंकि आपने लंबे समय से राजनीति को भी देखा हुआ, अब इस तरह का काउंटर क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में? जिस तरह से बीजेपी को वो खुले तौर पर चुनौती देते नजर आए, कुछ ऐसी अभद्र भाषाओं का भी इस्तेमाल वो प्रमोद मुतालिक ने किया है, क्या काउंटर होगा बीजेपी का? देखिए, इसमें तो बीजेपी के लिए जीत तभी मानी जाएगी जब ऐसे नेता अपने बयान वापस ले लें, वो इसके लिए क्षमा मांगे, तभी यही क्षतिपूर्ति हो सकती है। अगर बीजेपी के नेता उनको काउंटर अटैक करते हैं उससे भी बुरी भाषा में, तो इससे पार्टी की छवि स्ट्रांग नहीं होगी। तो ऐसे समय में यही देखा जाना चाहिए कि जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, तो बीजेपी के नेता ये देखें, सोचें कि क्यों वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं और उनको समझाया जाए, मनाया जाए, क्योंकि यही रास्ता है। अगर वो एग्रेसिव होकर के उनके ऊपर कुछ करते हैं तो इससे बीजेपी का ही नुकसान होगा। बिल्कुल, तो अब नुकसान होगा और किस तरह की प्रतिक्रिया इस बात पर आती है, फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी बातचीत करने के लिए। तो भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए नजर आए हैं प्रमोद मुतालिक, बीजेपी नेताओं को चैलेंज उन्होंने किया है। और चलिए कर्नाटक के बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन विधानसभा के 5वें दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे अलोकतांत्रिक कदम बताते हुए कहा कि इस फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में कांग्रेस को अपने कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया। जिस प्रकार से कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है, उससे कांग्रेसी भी समझ रहे हैं कि 2023 के चुनाव में रिजल्ट क्या होना है। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। तो कल की स्थिति हमने देखी थी कि किस तरह से हंगामेदार सदन जो है वो होता रहा और उसके बाद 13 मार्च तक के लिए स्थगित जो है वो कर दिया गया। मैंने कल कहा था कि देखिए, इस पे कमलनाथ जी के हस्ताक्षर नहीं है। उनके निलंबन पर एक भी बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोले। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है जिस पे माननीय कमलनाथ जी अनुपस्थित हैं। पहला अविश्वास वो आया था और दूसरा कल रखा गया। अविश्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब वो उपस्थित नहीं रहते हैं
तो उससे समझ में आ जाता है कि कांग्रेस कैसी एक है। तो बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई और इस बीच तस्वीरें भी सामने कि किस तरह से यहां पर जमकर हंगामा होता रहा। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है, कहना है गृह मंत्री का। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया। उससे अब कांग्रेसी समझ रहे हैं कि 2023 के चुनाव में रिजल्ट क्या होना है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया और इस फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष को पुनर्विचार करने को भी कहा गया, करना चाहिए, कहना है पीसीसी चीफ का। वहीं नरोत्तम मिश्रा भी इस मामले में कह रहे कि कांग्रेस को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया और कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हो रही है। 2023 का चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये कांग्रेस ही समझ चुके हैं, गृह मंत्री का कहना है। और कल की तस्वीरें आपको याद होगी कि किस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन था और हंगामेदार स्थितियां जो है वो लगातार वहां पर बनती रही। स्पीकर ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को बजट सत्र में निलंबित कर दिया था। जिस तरह से यह आरोप था पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर कि वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत जो तथ्य हैं, गलत डेटा है, गलत आंकड़े जो हैं वो सदन में पेश किए जा रहे हैं और इन शब्दों को देखते हुए, मर्यादा को लांघते हुए जिस तरह से स्पीकर ने कल पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को बजट सत्र, जब तक बजट सत्र चलता तब तक के लिए निलंबित कर दिया था। उसके बाद लगातार कांग्रेस विरोध करती हुई नजर आई थी, हंगामा करती हुई नजर आई थी और इस हंगामे के चलते आखिरकार सदन को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इस बीच ये भी तस्वीरें सामने आई थी कि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के लेटर को दिखाया था, जो पत्र विपक्ष की ओर से दिया गया था। वहीं उसमें सदन की संख्या के आदेश से कम विधायकों ने जो साइन है वो किए थे। इसके बाद यहां तक मामला नहीं रुका था। इसके पहले यह भी हुआ कि संसदीय कार्य मंत्री पर आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने। ये कहा गोविंद सिंह ने कि संसदीय कार्य मंत्री यानी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन पर किताब फेंक कर मारी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि उनके विरुद्ध अवमानना जो प्रस्ताव है वो लाएंगे। गीत धीर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गीत जी आपका और INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कल हमने देखा था सदन में किस तरह से हंगामेदार स्थितियां नजर आई, 5वां दिन था और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। और जिस तरह से अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, वो समझ चुके हैं कि 2023 में आखिरकार क्या होना है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से हमारे कद्दावर नेता और माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बोला है बिल्कुल 100% सत्य बोला है। कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। ये कल जीतू पटवारी जी के निलंबन पे जो सिग्नेचर के लिए कांग्रेस एकत्रित हो रही थी उसमें भी साफ दर्शाई देता है। दूसरी बात, इनके कमलनाथ जी जो हैं उनके जो बयान आते हैं, उनका जो आचरण आता है बिल्कुल विभिन्न है उनके कथनी से। उसी प्रकार जीतू पटवारी जी का भी जो कृत है और जो करनी है बिल्कुल अलग है। कहने का ये तात्पर्य इसलिए भी जरूरी है कहना क्योंकि देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की होड़ चल रही है। इसी बीच के मिश्रा जी का भी एक बयान आता है कि अगला जो वित्त बजट जो पेश करेंगे वो जयवर्धन सिंह होंगे। तो जहां पर कांग्रेस 70 सीटों पे जयेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही, जिस पार्टी के पास अपने कैंडिडेट्स भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, वो मंत्री बनने और मुख्यमंत्री बनने और बजट पेश करने के ख्वाब देख रही है। ये साफ दर्शाता है कि कोई रणनीति नहीं है, कोई एकता नहीं है, कोई एकजुटता नहीं है और किसी प्रकार से तालमेल भी नहीं। जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम जी आपका INS 24/7 पर। और हमारे साथ गीत धीर जी भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे राम पांडे जी कि जिस तरह से सदन में कल हुआ, हंगामेदार स्थितियां लगातार निर्मित होती रही, जीतू पटवारी को लेकर लगातार कांग्रेस मुखर रही, विरोध प्रदर्शन करती रही और अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2023 में क्या कुछ होने वाला है वो कांग्रेस को पता चल चुका है, एकजुटता जो है वो कांग्रेस में नहीं है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी का काम है रोना, वो रोती रहेगी और तब तक उनके हाथ से गेम निकल जाएगा। सब एक है। जीतू पटवारी जी के साथ पूरी पार्टी एक थी, कमलनाथ जी एक थे, जयवर्धन जी एक थे, गोविंद सिंह जी एक थे। सब लोगों ने एकजुटता दिखाई, हमेशा थे, है, रहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट डायलॉग है। इस डायलॉग को ये 70 सालों से बोल रहे हैं और आगे के 70 सालों तक इस डायलॉग को ये बोलते रहेंगे। जनता ने मध्य प्रदेश के अंदर मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है। झूठे वादे, झूठी घोषणा, ये सब
जनता समझ चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अभी पैसा है नहीं है, बार बार लोन ले रहे हैं, नीलामी हो रही है संपत्तियों की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। पूरी पार्टी है कि ये ठीक है, खुद जवाब ले अपने लेते हैं। गीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीत जी, आप जवाब देना चाहेंगे? पांडे जी का लोन ले रहे हैं, पैसे नहीं है। देखिए, मुंगेरी लाल जी के सपने अगर ये कांग्रेस देख रही है और राम पांडे जी देख रहे हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन जो आगामी बजट आया है अभी उसमें साफ दर्शाया है पैसे की कोई किसी भी प्रकार कमी नहीं है, बल्कि जो हमारे ऊपर लोन था वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। इस बार महिलाओं के ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर, युवाओं के ऊपर, युवतियों के लिए तो हमने विशेष रूप से प्रावधान किया है। जो लाडली बहन योजना जो प्रारंभ की है वो अपने आप में एक सराहनीय योजना है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का जो आचरण है कांग्रेस को शोभा नहीं देता कि जनता को आखिर आचरण की बात की है कि आपसे समझना चाहेंगे, सदन की अगर हम बात करें और लाखों रुपए खर्च होते हैं और हर एक एक घंटे पे खर्च होते हैं, उसमें जनता की समस्याएं क्यों नहीं दिखती? जनता की बातें क्यों नहीं दिखती? सदन में इस तरह से हंगामेदार स्थितियां क्यों निर्मित हो जाती है? वो गंभीरता नेताओं में क्यों नहीं दिखती है? एक दूसरे पर किताबें फेंक कर मारे। हालांकि इसके बाद ये गृह मंत्री ने कहा कि मैं तो चपरासी को हटा रहा था, वो गलती से स्लिप हो गई। इस तरह की ऐसी गलतियां कैसे हो जाती हैं सदन में? सोनल जी देखिए, श्वेता जी, 13-14 बैठकें सोनल जी होनी थी। माफ कीजिएगा श्वेता, मैं आपके साथ हूँ जी। जी जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। सोनल जी देखिए, 13-14 बैठकें बजट को लेकर अलग अलग विभागों की होनी थी, लेकिन कांग्रेस के कुछ जो अव्यावहारिक उनका जो वहां पे कृत्य रहा है उसके कारण अभी लगभग 5 बैठकें हो पाई हैं। निश्चित रूप से हर जो सत्र जो अभी हमारे आ रहे हैं विधानसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है कि सत्र बराबर चल पाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं। प्रश्नकाल में नए जो है नियम, कायदे कानून पारित होते हैं, तो निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि सत्र जो है प्रॉपर चल पाए। अगर कोई विषय है तो संवैधानिक तरीके से प्रोटोकॉल जो बना हुआ उसके तहत सामने प्रश्न लेके आए और वहां पर उसका जवाब मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को जो है अनैतिक कृत्य हमेशा दिखाना है। जीतू पटवारी अनैतिक कृत्य दिखाना है कांग्रेस को, ये कहना है गीत जी का। माफ कीजिएगा, मेरे नाम श्वेता है। और राम पांडे जी, आप काउंटर करेंगे, उनकी बातों का जवाब देंगे कि आखिरकार सदन में इस तरह से क्यों चलता है? गंभीरता क्यों नहीं दिखती वहां पर सदन में? अब बताइए, इनको शर्म नहीं आती है? अनैतिक कृत्य बोलते हैं। किसानों के सम्मान की बात उठाई थी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सदन में ये कहा गया था कि किसानों का जो गेहूं है वो 3000 प्रति क्विंटल पर खरीदा जाए, इस बात पर निलंबन किया है। किसानों की बात उठाने पर निलंबन किया है। किसान परेशान है, उनके ऊपर जीएसटी लगा दी गई है, खाद बीज सब उनको महंगा दे दिया गया है। आपने कहा था उनकी आय डबल हो जाएगी, वो कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद फिर ये सवाल उठाया गया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो खर्चा होता है, भोजन पानी दुनिया भर के खर्चे होते हैं, उसका पैसा टैक्स पेयर से क्यों लिया जा रहा है? सरकार उस खर्चे को क्यों उठा रही है? तो ये बातें तो शांतिपूर्ण भी की जा सकती थी। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, गीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए। लेकिन शांतिपूर्वक बातचीत हो सकती थी सदन में, लेकिन अब सत्र आखिरकार स्थगित कर दिया गया। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जनता के जो मुद्दे थे वो जस के तस वहीं पर बने हुए हैं। और चलिए बात करेंगे अब छत्तीसगढ़